प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, झारखंड सरकार के प्रोग्राम डीजी साथ में आप सबका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दूरदर्शन के माध्यम से क्लास 10 और क्लास 12 की पढ़ाई करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। क्लास 10 में हम गणित के पाठ त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे और साइंस में हम पाठ जैव रकम को पढ़ेंगे। वही क्लास 12 में हम मैथ्स के पाठ आव्यूह को पढ़ेंगे और फिजिक्स के पाठ स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता को पढ़ेंगे। इसी के साथ हम कुछ रोचक प्रश्नों को भी हल करेंगे। दोस्तों, आप सबसे उम्मीद है कि आपने अपनी कॉपी और कलम अपने पास रखी होगी, जिसमें कि आप जरूरी बातों को नोट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। तो आज से हम त्रिकोणमिति चैप्टर शुरू करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 में हम भूमिका तथा त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति क्या है, इसका अर्थ क्या है? त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। और अगर हम इस ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को डिवाइड करें तो ये कुछ इस प्रकार शब्दों से बना है। ट्री प्लस गॉन प्लस मेट्रॉन। ट्री का अर्थ होता है तीन, गॉन का अर्थ होता है भुजा तथा मेट्रॉन का अर्थ होता है माप। यानी त्रिकोणमिति का अर्थ है त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बारे में पढ़ना, उसके माप के बारे में। चलिए परिभाषा देखते हैं। त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज के तीनों कोण तथा तीनों भुजाओं के बीच में क्या संबंध है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात। कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। पहला साइन, दूसरा कोसाइन, तीसरा सीकेंट, चौथा कोसिकेंट, पांचवा टेंजेंट तथा छठा कोटेंजेंट। अब क्योंकि ये नाम बहुत बड़े बड़े हैं तो प्रश्न को हल करते टाइम पर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। साइन को हम साइन लिखते हैं, कोसाइन को कॉस लिखते हैं, सीकेंट को सेक लिखते हैं, कोसिकेंट को कोसेक लिखते हैं, टेंजेंट को टेन लिखते हैं तथा कोटेंजेंट को कॉट लिखते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि साइन, सेक, टेन, कॉस, कोसेक, कॉट, इनमें कोई कोण नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि साइन अगर बिना किसी कोण के है तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है। साइन के साथ जब तक एक कोण नहीं होगा तब तक इसका कोई अर्थ नहीं होता। साइन के साथ जब कोण होगा तब हम इसका अनुपात निकाल सकते हैं। एक त्रिभुज में जिस कोण की हम बात करते हैं समकोण के अलावा, तो आप देख सकते हैं कि एक त्रिभुज में समकोण को अगर हटा दें तो कुल 2 कोण बनते हैं। तो दिए हुए कोण के साथ वाली भुजा को आधार कहते हैं तथा उस कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। चलिए हम शॉर्ट फॉर्म में लंब, आधार और कर्ण को क्या लिखेंगे आगे वो देखते हैं। P हम लंब के लिए यूज करेंगे, B आधार के लिए यूज करेंगे तथा H हम कर्ण के लिए यूज करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र।
साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। यहां से मैं आपको एक फ्रेज बताऊंगी जिससे आप इन सूत्रों को अच्छे से याद कर पाएंगे और क्विकली याद हो जाएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा के लिए हम यूज करते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आप इस फ्रेज को याद कीजिए। अब हम यहाँ पे इस प्रकार से भाग का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पंडित का P, बद्री का B, प्रसाद का P, हर का H तथा बोले का B। जो हमने तीन चीजें अभी पढ़ी थी कि P हम लंब के लिए यूज करेंगे, H हम कर्ण के लिए यूज करेंगे और B हम आधार के लिए यूज करेंगे। तो यहां से हमें सूत्र मिलता है साइन थीटा बराबर में लंब बटे में कर्ण, कॉस थीटा बराबर में आधार बटे में कर्ण तथा टेन थीटा बराबर में लंब बटे में आधार। तो इस प्रकार आप इस सूत्र को जल्दी से याद कर पाएंगे। चलिए बाकी तीन त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र को देखते हैं। बाकी तीन त्रिकोणमितीय अनुपात है कोसेक थीटा, सेक थीटा तथा कॉट थीटा। इन तीनों का रिलेशन साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के साथ होता है। कैसे? अगर मैं इस सूत्र को उल्टा कर दूं, यानी नीचे वाले को यानी हर को अंश में रख दूं और अंश को हर में रख दूं, यानी व्युत्क्रम कर दूं, तो हमें कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का सूत्र मिलेगा। यानी कोसेक थीटा होगा h बटे में p यानी कि कर्ण बटे में लंब, सेक थीटा होगा h बटे में b यानी कि कर्ण बटे में आधार तथा कॉट थीटा होगा b बटे में p यानी कि आधार बटे में लंब। तो यहाँ से आपको ये मिल गया है कि साइन थीटा जो है वो व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा का, यानी साइन थीटा बराबर 1 बटे में कोसेक थीटा। इसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे में साइन थीटा। कॉस थीटा सेक थीटा का व्युत्क्रम होता है, यानी कॉस थीटा बराबर में 1 बटे सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे में कॉस थीटा। इसी प्रकार टेन थीटा कॉट थीटा का व्युत्क्रम होता है, यानी कि टेन थीटा बराबर में 1 बटे कॉट थीटा तथा कॉट थीटा बराबर में 1 बटे टेन थीटा होता है। तो ये वो सूत्र हैं जिसको आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा कि किस प्रकार से यूज करना है, प्रयोग करना है प्रश्नों का हल करने के लिए। चलिए देख लेते हैं एक बार कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। साइन थीटा बराबर होता है p बटे में h। अब तक आपको पता चल गया होगा p हम लंब के लिए यूज करते हैं और h हम कर्ण के लिए यूज करते हैं। cos थीटा बराबर में b बटे में h, जहां पे b आधार के लिए यूज किया गया है और h कर्ण के लिए यूज किया गया है। tan थीटा बराबर में p बटे में b, कोसेक थीटा बराबर में h बटे में p, सेक थीटा बराबर में h बटे में b, कॉट थीटा बराबर में b बटे में p तथा यहाँ से आप देख पाएंगे कि साइन और कोसेक रेसिप्रोकल है, कॉस और सेक रेसिप्रोकल है एंड टेन एंड कॉट रेसिप्रोकल है, यानी कि व्युत्क्रम है। तो यहाँ से हमें मिलता है साइन थीटा बराबर 1 बटे में कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर में 1 बटे में सेक थीटा और टेन थीटा बराबर में 1 बटे में कॉट थीटा। अगली वीडियो में हम त्रिकोणमितीय अनुपात कि जो हमने अभी सूत्र पढ़े हैं उसकी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन यानी भूमिका पढ़ा था। उसी के साथ हमने
त्रिकोणमिति के 6 अनुपातों के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम त्रिकोणमितीय अनुपात पे बेस्ड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। चलिए देखते हैं पहला उदाहरण। यदि tan A बराबर में 4/3 है तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए हल देखते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ABC की रचना करें। अब हम जानते हैं कि tan A बराबर में 4/3 है और आप ये भी जानते हैं कि tan A बराबर में लंब बटे आधार होता है, यानी ये बराबर होगा BC बटे में AB के। अब यदि BC बराबर में 4K है तो AB बराबर में 3K होगा, जहां K एक धन संख्या है। अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे AC ज्ञात करने के लिए। तो पाइथागोरस प्रमेय से AC का वर्ग बराबर है AB का वर्ग जमा BC का वर्ग। अब हम यहाँ पर AB और BC का मान रखेंगे तो ये आएगा 4K का वर्ग जमा 3K का वर्ग। इसको हल करेंगे तो 4K का वर्ग होगा 16K वर्ग जमा में 9K वर्ग। दोनों को जोड़ते हैं तो ये आएगा 25K का वर्ग, यानी AC वर्ग बराबर है 25K का वर्ग। दोनों तरफ हम वर्गमूल करेंगे तो हमें AC बराबर में 5K प्राप्त होगा। अब हम इनकी परिभाषाओं की सहायता से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिख सकते हैं, क्योंकि हमें तीनों भुजाओं का मान ज्ञात हो गया है। सबसे पहले sin A निकालते हैं। sin A बराबर होगा लंब बटे में कर्ण, यानी BC बटे में AC। BC का मान 4K है तथा AC का मान 5K है, तो ये बराबर आएगा 4K बटे में 5K। K से K कैंसिल हो जाएगा और 4 बटे में 5 आएगा आंसर। इसी प्रकार cos A बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, यानी AB बटे में AC, तो बराबर आएगा 3K बटे में 5K। K से K कैंसिल होकर के ये आएगा 3 बटे में 5। अब आपको sin A का मान पता है, cos A का मान पता है और tan A का मान प्रश्न में दिया हुआ है, तो हम व्युत्क्रम वाले फंक्शन का प्रयोग करके, यानी व्युत्क्रम वाले सूत्रों का प्रयोग करके बाकी के अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। cot A बराबर होता है 1 बटे में tan A और tan A का मान था 4 बटे में 3, तो ये आ जाएगा 1 बटे में 4 बटे 3, जिसको हल करने पर प्राप्त होगा 3 बटे में 4। इसी प्रकार cosec A बराबर होता है 1 बटे में sin A और sin A का मान था 4 बटे में 5, तो 1 बटे में sin A बराबर होगा 1 बटे में 4 बटे में 5, जो कि बराबर आएगा 5 बटे 4 के। इसी प्रकार sec A बराबर होता है 1 बटे में cos A और cos A का मान है 3 बटे 5, तो ये आएगा 1 बटे में 3 बटे 5, जिसको हल करने पर sec A का मान हमें प्राप्त होगा 5 बटे में 3। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR जमा QR बराबर है 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर है 5 सेंटीमीटर, तो sin P, cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। चलिए हल देखते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज PQR की रचना कीजिए। अब हम जानते हैं कि PR जमा QR बराबर है 25 सेंटीमीटर के तथा PQ का मान 5 सेंटीमीटर है, तो अब हम QR और PR का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके। चलिए देखते हैं कैसे। पाइथागोरस प्रमेय से PR वर्ग बराबर होगा QR वर्ग जमा PQ वर्ग के। अब हम जानते हैं कि PR जमा QR 25 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी यहाँ से अगर हम PR निकालना चाहें तो PR का मान आएगा 25 सेंटीमीटर घटा QR और इसी के साथ हमें PQ का मान 5 सेंटीमीटर दिया है।
तो पी आर और पी क्यू का मान हम पाइथागोरस प्रमेय में प्रतिस्थापित करते हैं। इससे हमें प्राप्त होगा 25 सेंटीमीटर घटा क्यू आर का वर्ग बराबर में क्यू आर का वर्ग जमा 5 सेंटीमीटर का वर्ग। अब 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर वर्ग में a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये आएगा 25 सेंटीमीटर का वर्ग घटा 2 गुने में 25 सेंटीमीटर गुने में क्यू आर जमा क्यू आर का वर्ग बराबर क्यू आर का वर्ग जमा 25 सेंटीमीटर का वर्ग। अब आप देख सकते हैं कि दाईं साइड और बाईं साइड दोनों ही साइड क्यू आर वर्ग है, तो ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे और बचेगा 625 सेंटीमीटर वर्ग घटा 50 सेंटीमीटर गुने में क्यू आर बराबर में 25 सेंटीमीटर का वर्ग। अब 625 सेंटीमीटर वर्ग को हम दाईं ओर लेकर जाते हैं तो हमें मिलेगा 50 सेंटीमीटर गुने में क्यू आर बराबर में घटा 625 सेंटीमीटर वर्ग जमा 25 सेंटीमीटर वर्ग। आगे हल करने पर हमें प्राप्त होगा घटा 50 सेंटीमीटर गुने में क्यू आर बराबर में घटा 600 सेंटीमीटर वर्ग, यानी यहां से क्यू आर का मान आएगा 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर 12 सेंटीमीटर मिल गया है हमें। अब हमें निकालना है पी आर का मान, तो उसके लिए हम फिर से इसका यूज करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। हमें दिया है पी आर जमा क्यू आर बराबर में 25 सेंटीमीटर, यानी पी आर बराबर है 25 घटा में क्यू आर, और क्योंकि हमें क्यू आर का मान पता है तो हम यहाँ से पी आर का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको हम प्रयोग करेंगे और यहाँ हमने 25 सेंटीमीटर घटा 12 सेंटीमीटर क्यू आर का मान रखा है, तो ये हमें मिलेगा 13 सेंटीमीटर, यानी पी आर का मान है 13 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ हमें त्रिभुज पी क्यू आर की तीनों भुजाओं का माप ज्ञात हो गया है। प्रश्न था कि हमें साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना था, तो चलिए निकालते हैं साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान। साइन पी बराबर होता है लंब बटे में कर्ण के। यहाँ लंब है क्यू आर तथा कर्ण है पी आर, तो ये आ जाएगा साइन पी बराबर में क्यू आर बटे में पी आर, जो कि बराबर होगा 12 सेंटीमीटर बटे में 13 सेंटीमीटर, तो अनुपात आएगा 12 बटे में 13। इसी प्रकार cos p बराबर है आधार बटे में कर्ण। यहाँ आधार है PQ तथा कर्ण है PR, तो PQ का मान है 5 सेंटीमीटर और PR का मान है 13 सेंटीमीटर, तो cos p बराबर आएगा 5 सेंटीमीटर बटे में 13 सेंटीमीटर, यानी अनुपात होगा 5 बटे 13। तीसरा हमें निकालना है tan p। तो tan p का सूत्र क्या होता है? लंब बटे में आधार। लंब है QR तथा आधार है PQ। QR का मान 12 सेंटीमीटर और PQ का मान 5 सेंटीमीटर, तो tan p आएगा 12 सेंटीमीटर बटे में 5 सेंटीमीटर, यानी tan p का अनुपात है 12 बटे 5। तो हमने 2 उदाहरण किए हैं। आप अपनी NCERT किताब से बाकी प्रश्नों का हल करें। इस वीडियो में हमने त्रिकोणमितीय अनुपात के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करे हैं। अगली वीडियो में हम कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है जैव प्रक्रम। हम इसके 5 भाग पहले ही कर चुके हैं और ये इसका छठा और आखिरी भाग है। अब तक हम 3 जैव प्रक्रम की बात कर चुके हैं, जो है पोषण, श्वसन और वहन, और आज हम इसके आखिरी जैव प्रक्रम की बात करेंगे, जो है उत्सर्जन। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक सवाल से, और सवाल है उत्सर्जन क्या होता है।
इस वीडियो में हम इसी सवाल का उत्तर जानने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर उत्सर्जन होता क्या है। अब अन्य उपापाचीय क्रियाओं में जनित नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को निकालना आवश्यक है। अब से पहले हमने जितने भी प्रक्रम की बात करी, इन सभी से हमारे शरीर में कुछ नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बन जाते हैं और क्योंकि ये जहरीले होते हैं, इन्हें हमारे शरीर से निकालना होता है और ये काफी जरूरी होता है। उदाहरण के लिए हमारे शरीर में जो यूरिया होता है वो बहुत ज्यादा हानिकारक होता है और इसे हमारे शरीर से जल्दी निकालना होता है। तो इसीलिए वह प्रक्रम जिसमें इन हानिकारक पदार्थों का निष्कासन होता है उसे ही कहा जाता है उत्सर्जन। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये होता किस तरीके से है। अगर हम बात करें जीवों की, जैसे कि अमीबा, तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ये अपना खाना भी उसी कोशिका से खाता है, उसे पचाता भी उसी कोशिका से है, तो उत्सर्जन भी उसी कोशिका से किया जाता है। परंतु अगर हम अपनी बात करें तो हम तो एक कोशिकीय जीव है नहीं, हमारे पास तो बहुत सारी कोशिकाएं हैं और इसलिए हमारे पास एक पूरी प्रणाली होती है उत्सर्जन के लिए। उदाहरण के लिए हमारे पास 2 वृक्क होते हैं जो निस्पंदन का कार्य करते हैं। निस्पंदन से जितना भी कचरा बाहर आता है उसे भेजा जाता है मूत्राशय के पास और यहाँ पर वो तब तक रहता है जब तक उसे शरीर से बाहर न निकाल दिया जाए। तो मूत्राशय में हमारा सारा कचरा इकट्ठा किया जाता है वृक्क से। तो शुरुआत करते हैं वृक्क को समझते हुए। अगर हम वृक्क की बात करें तो जो हमारा वृक्क है वो कुछ इस तरह का दिखता है। ये हमारे शरीर में 2 होते हैं। वृक्क में फुफ्फुस की तरह ही बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। इसे वृक्काणु कहते हैं। वृक्क के प्रत्येक कोशिका गुच्छा एक नलिका के कप के आकार के शिरे के अंदर होता है और यह नलिका छने हुए पदार्थों को एकत्रित करती है और इसे कहा जाता है बॉमन्स कैप्सूल। चलिए समझते हैं कि ये किस तरीके से होता है। ये हमारा वृक्काणु है, ये उसका एक डायग्राम है। इससे हम समझेंगे कि जो हमारा यूरिन है वो बनता किस तरीके से है। हम बहुत सारा पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद क्या होता है, जो हमारे विक्राणु होते हैं वो इसे निस्पंदन करते हैं। हमारे पास कुल लगभग 1 मिलियन से ज्यादा विक्राणु होते हैं, वो भी हर एक वृक्क में। और क्योंकि हमारे पास 2 वृक्क होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास लगभग 2 मिलियन विक्राणु होते हैं जो निस्पंदन का कार्य करते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि विक्राणु से जो हमारा रक्त है वो जाता है और यहाँ पर निस्पंदन का कार्य होता है और निस्पंदन के बाद जितना भी फालतू का सामान होता है वो बोमन संपुट में इकट्ठा किया जाता है। यहाँ से बोमन संपुट में सारी चीजें इकट्ठी होती हैं और वहां से जाती है संग्रहण नालिका के पास, जहाँ पर संग्रहण नालिका से ये हमारे मूत्राशय में चली जाती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि रोज 180 लीटर पानी छाना जाता है, परंतु अगर हम यूरिन की बात करें तो वो लगभग 1 से 2 लीटर होता है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग जितना पानी छाना गया है उसका सिर्फ 1% हमारे यूरिन के रूप में आया। तो बाकी का सारा पानी कहाँ पर चला गया? दरअसल बाकी का जितना भी पानी होता है वो फिर से अवशोषित हो जाता है। दरअसल पानी ही नहीं, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल को वापस अवशोषित कर लिया जाता है क्योंकि ये हमारे शरीर को जरूरी होते हैं और क्योंकि ये हमें वापस चाहिए होते हैं और ये हमारे लिए कोई वेस्ट मटेरियल यानी कि कोई कचरा नहीं है, इसलिए इन्हें वापस इकट्ठा कर लिया जाता है। तो आखिर चलिए अब बात करते हैं कि पौधों में ये किस तरीके से होता है, यानी कि पौधों में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका उत्सर्जन किस तरीके से किया जाता है। दरअसल पौधों के पास कोई प्रणाली नहीं होती, परंतु उनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं जो अपना अपशिष्ट है उसका उत्सर्जन करने के। चलिए जानते हैं कि ये सारे तरीके कौन कौन से हैं। दरअसल अगर हम पौधों की बात करें तो वो कई रूपों में अवशिष्ट को उत्सर्जित करते हैं। उदाहरण के लिए वो पत्तियों से पानी का उत्सर्जन करते हैं। उसके अलावा उन्हें जो चीजें नहीं चाहिए होती वो उन्हें अपने फलों में डाल देते हैं।
अब आपको शायद लगता होगा कि फलों में जितने भी न्यूट्रिएंट्स, जितने भी पोषक तत्व होते हैं, वो सब पेड़ पौधे हमारे लिए फलों में डालते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। पौधों को तो हमारा पता भी नहीं होता। दरअसल पौधों के लिए ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स, जितने भी पोषक तत्व होते हैं, वो किसी काम के नहीं होते और उन्हें इसे निकालना होता है। और क्योंकि उनके पास ज्यादा तरीके नहीं है निकालने के लिए, तो उन्हें जितने भी तरीके मिलते हैं उन सभी से वो अपने अपशिष्ट को उत्सर्जित करते हैं। तो अपने फलों में अपने अपशिष्ट को डालना भी एक तरीका है अपने अपशिष्ट से छुटकारा पाने का। पौधे अतिरिक्त जल से वाष्पोत्सर्जन द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। अब वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है कि जो पत्तियां होती हैं, पानी पत्तियों पे चला जाता है और पत्तियों पर जाने के बाद उसका वाष्पीकरण हो जाता है, जिससे जो पत्तियां होती हैं वो हवा में चली जाती हैं। अगर आपको ये चीज देखनी हो तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक पौधे को ले और उसे एक जार से ढक दें। आप देखेंगे कि जार के ऊपर पानी की बूंदें आ जाएंगी। दरअसल ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पौधों के पास जो ज्यादा पानी होता है वो उन्हें अपने पत्तियों पर ले आते हैं और उन पत्तियों से उनका वाष्पीकरण होता है और वो जो हमारे आसपास का वातावरण है वहां पर चले जाते हैं। चलिए जानते हैं और क्या तरीके हैं पौधों के पास उत्सर्जन करने के। बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रितिका में संचित रहते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं, पौधों के पास जितनी भी कोशिका होती हैं उनमें से ज्यादातर मृत होती हैं और उनका कोई काम नहीं होता। तो पौधे क्या करते हैं, जिन कोशिका का उन्हें कोई काम नहीं होता, उनके अंदर अपने अपशिष्ट पदार्थों को जमा करना शुरू कर देते हैं। इससे उनके दो फायदे होते हैं। एक तो उन्हें अपशिष्ट से छुटकारा मिल जाता है और दूसरा उन्हें मजबूती मिलती है। अन्य अपशिष्ट उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में विशेष रूपों में पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। अब यहाँ पर भी जो पुराने जाइलम है वो कोई काम नहीं करते, क्योंकि जाइलम का काम होता है पानी पहुंचाना और जो पुराने जाइलम होते हैं वो अब पानी नहीं पहुंचा सकते और इसीलिए पौधे इनका इस्तेमाल करते हैं अपने अपशिष्ट पदार्थों को उनमें संचित करने के लिए। इसके अलावा पादप भी कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित कर देते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि आप जानते हैं पौधों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी में बहुत दूर तक होती हैं। तो दरअसल पौधे क्या करते हैं, वो अपनी जड़ों की मदद से जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो अपने आसपास की मिट्टी में छोड़ देते हैं। उसके अलावा पादप अपशिष्ट पदार्थों को अपने पत्तियों में भी उत्सर्जित करते हैं और इसी वजह से जो पत्तियां होती हैं वो पहले हरी होती हैं और धीरे धीरे पीली हो जाती हैं और गिर जाती हैं, क्योंकि पहले उनके अंदर क्लोरोफिल होता है और वो प्रकाश संश्लेषण करती हैं। जब वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकती तब उनके अंदर पादप अपने अपशिष्ट डालना शुरू कर देते हैं और जब वो भर जाती हैं तो उन्हें गिरा देते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने सीखा एक जैव प्रक्रम जिसका नाम है उत्सर्जन। अब इसके बारे में आप अपनी एनसीईआरटी के बुक का जैव प्रक्रम वाला अध्याय जरूर पढ़िएगा, जिसके अंदर आपको पढ़ना है उत्सर्जन और मानव में उत्सर्जन और इसके बाद आपको पढ़ना है पादप में उत्सर्जन। इससे आपको ये पूरा अध्याय और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम आवयव का दूसरा भाग देखेंगे। हमने हमारे पिछले वीडियो में पढ़ा था आवयव की भूमिका तथा आवयव के बारे में। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आवयवों पर संक्रियाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो दोस्तों, हम आवयूहों पर कुछ संक्रियाओं को प्रस्तुत करेंगे, जैसे आवयूहों का योग, किसी आवयव का एक अदिश से गुणा, आवयूहों का व्यवकलन तथा गुणा।
तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अवयवों का योग से। तो दोस्तों, दो अवयवों का योगफल प्रदत्त अवयवों के संगत अवयवों को जोड़ने से प्राप्त होने वाला अवयव होता है। यानी कि जब आप किन्हीं दो अवयव के अवयवों को जोड़ेंगे तो आपको उनका योगफल प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त योग के लिए दोनों अवयवों को समान कोटि का होना चाहिए। यानी कि हमें सबसे पहले ये ध्यान देना होगा यहाँ पर कि हमारे जो दोनों अवयव हैं, क्या उनकी कोटि समान है। यदि उन दोनों की कोटि समान है तो उसके बाद हम उन दोनों अवयवों के संगत अवयवों को जोड़कर उनका योगफल ज्ञात करेंगे। तो आइए एक उदाहरण से इसे समझते हैं। हमने यहाँ पर दो अवयव लिया है, A11, A12, A21, A22 और जो दूसरा मैट्रिक्स है हमारा वो है B11, B12, B21, B22। तो आइए देखते हैं कि इसका योगफल हमारा क्या प्राप्त होगा हमें। तो ये जो दोनों मैट्रिक्स है, इसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या इनकी कोटि समान है। तो दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों मैट्रिक्स की कोटि जो है वो समान है, जो कि है 2 क्रॉस 2। तो जब इनकी कोटि समान है तो आइए अब हम ज्ञात करते हैं इसका योगफल। तो इसका योगफल के जो अवयव हमें प्राप्त होंगे वो होंगे A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A21 प्लस B21, A22 प्लस B22। तो ये आए हैं हमारे इन दोनों मैट्रिक्स के जोड़ने पर अवयव। आइए एक और उदाहरण देखते हैं इसका। स्क्रीन पर आपको दो मैट्रिक्स दिख रहे होंगे, अर्थात अवयव दिख रहे होंगे, जिनके अवयव है 80, 60, 75, 65, 90, 85 और दूसरा जो अवयव है उसके जो अवयव है वो है 90, 50, 70, 55, 75, 75। अब जब आप इन दोनों अवयवों का योग ज्ञात करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर योग ज्ञात करने का जो हमारा सबसे पहला चरण है वो है कि ये देखना कि क्या इनकी कोटि समान है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम पहले इनकी कोटि देखते हैं। तो इन दोनों की कोटि जो है वो है 3 क्रॉस 2। तो इन दोनों की कोटि जो है वो समान है। तो चलिए अब हम ज्ञात करते हैं इन दोनों अवयवों का योग, जो कि हमें प्राप्त होगा 80 योग 90, 60 योग 50, 75 योग 70, 65 योग 55, 90 योग 75, 85 योग 75। जिनका जब आप योग करेंगे तो आपको प्राप्त होगा उनके अवयव 170, 110, 145, 120, 165, 160। तो इस तरह से हम दिए गए अवयवों का योग ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी अवयवों का योग के बारे में। चलिए अब हम देखते हैं एक अवयव का एक अदिश से गुणन। मान लीजिए कि आपको दिया गया है एक मैट्रिक्स A जिसके अवयव है 3, 1, 1.5, वर्गमूल 5, 7 घटा 3, 2, 0, 5। अगर आपको ये अवयव देकर आपसे 3A का मान पूछा जाए तो ये आप कैसे बताएंगे। आइए देखते हैं। 3A अर्थात 3 गुने अवयव जिनके अवयव हैं 3, 1, 1.5, वर्गमूल 5, 7 घटा 3, 2, 0, 5। अब इसे आप किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप 3 को सबसे पहले गुणा करेंगे पहले पंक्ति से, फिर 3 को गुणा करेंगे दूसरे पंक्ति से, फिर 3 को गुणा करेंगे तीसरे पंक्ति से। तो जब आप इन तीनों को गुणा करके ज्ञात करेंगे तो आपको प्राप्त होगा उस अवयव के अवयव 3 गुने 3, 3 गुने 1, 3 गुने 1.5, 3 गुने वर्गमूल 5, 3 गुने 7, 3 गुने घटा 9, 3 गुने 2, 3 गुने 0, 3 गुने 5। जिसे आप और हल करेंगे तो आपको प्राप्त होगा अवयव के अवयव 9, 3, 4.5, 3 वर्गमूल 5, 21 घटा 9, 6, 0, 15। तो ये आपको अवयव प्राप्त हुए हैं जब आपने 3 से गुणा किया दिए गए अवयव को। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हम एक अवयव को एक अदिश से गुणा करते हैं और फिर ज्ञात करते हैं उनका मान। चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे अवयव का ऋण अवयव।
तो दोस्तों किसी अवयव A का ऋण अवयव अर्थात घटा A से निरूपित होता है। हम घटा A को घटा A बराबर घटा 1 गुणे A द्वारा परिभाषित करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस स्टेटमेंट को देखकर ही समझ आ गया होगा कि घटा A अगर आपको ज्ञात करना है और आपके पास A है तो आप घटा 1 से गुणा करेंगे A को, तो आपको घटा A का मान प्राप्त हो जाएगा और इसी को कहते हैं अब अवयव का ऋण अवयव अर्थात नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे अवयव का अंतर यानी कि डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिसेस। यदि A बराबर Aij तथा B बराबर Bij समान कोटि m क्रॉस n वाले दो अवयव हैं तो इनका अंतर A घटा B एक अवयव D बराबर Dij जहां I तथा j के समस्त मानों के लिए Dij बराबर Aij माइनस Bij है द्वारा परिभाषित होता है। यानी कि अगर आपको किन्हीं दो अवयव का अंतर ज्ञात करना है तो उसे आप कुछ इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं जो कि होगा A योग घटा 1 गुने B यानी कि अवयव A तथा अवयव घटा B का योगफल। आइए दोस्तों एक उदाहरण देखेंगे जिससे कि आपका ये सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमारा लिया गया उदाहरण है, मान लीजिए कि A बराबर अवयव जिनके अवयव हैं 3 1 घटा 5 x है तो घटा A किसके बराबर होगा। तो आइए देखते हैं कि इसे हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं घटा A बराबर होता है घटा 1 गुणे A के। तो अब हम घटा A का मान ज्ञात करने के लिए हमारे दिए गए अवयव को गुणा करेंगे घटा 1 से जो कि होगा एक अवयव का एक अदिश से गुणन, जो कि आपने सीख रखा है। उसी प्रोसेस से आप इनका गुणन करेंगे जिससे कि आपको अवयव के अवयव प्राप्त होंगे घटा 1 गुणे 3 घटा 1 गुणे 1 घटा 1 गुणे घटा 5 घटा 1 गुणे x, जिसे आप और हल करेंगे तो आपको ये प्राप्त होगा घटा 3 घटा 1 5 घटा x। तो दोस्तों यही हो जाएगा घटा A का मान। चलिए दोस्तों एक और उदाहरण देखते हैं। यदि अवयव A जिसके अवयव हैं 1 2 3 2 3 1 तथा B अवयव जिसके अवयव हैं 3 घटा 1 3 घटा 1 0 2 तो 2A घटा B ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं कि इसे हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों 2A घटा B का मतलब होता है 2 गुणे अवयव A घटा अवयव B। तो चलिए सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे इनका मान, जो कि हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। जब हम 2 को गुणा करेंगे अवयव A से और फिर घटाएंगे अवयव B से, तो जब हम 2 को गुणा करेंगे अवयव A से तो हमें ये प्राप्त होगा 2 गुणे 1 2 गुणे 2 2 गुणे 3 2 गुणे 2 2 गुणे 3 2 गुणे 1, जो कि प्राप्त अवयव के अवयव हैं घटा अवयव B, जिसे हम हल करेंगे अब तो हमें यहाँ से ये प्राप्त हो जाएगा अवयव जिसके की अवयव होंगे 2 4 6 4 6 2 घटा अवयव B। अब इसे हल करने के लिए हम यहाँ पर हमारा प्राप्त किया गया अवयव को जोड़ेंगे घटा अवयव B से। तो जब हम इसे जोड़ेंगे घटा अवयव B से तो हमारा अवयव का अवयव होगा 2 योग घटा 3 4 योग 1 6 योग घटा 3 4 योग 1 6 योग 0 2 योग घटा 2, जिसे आप और हल करेंगे तो आपको यहाँ से ये प्राप्त हो जाएगा घटा 1 5 3 5 6 0। तो दोस्तों यही होगा जब आप 2A घटा B को हल करेंगे। तो इस प्रकार से इस उदाहरण में आपने सीखा कि किस तरह से हम अवयवों का योग ज्ञात करते हैं, किस प्रकार से एक अवयव तथा एक अदिश का गुणन करते हैं, किस प्रकार से हम अवयव का ऋण अवयव ज्ञात करते हैं तथा किस प्रकार से हम अवयव का अंतर ज्ञात करते हैं। इस पर आधारित और भी प्रश्न आपको आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएंगे जिन्हें आप जरूर हल कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो कि है अवयवों के योग के गुणधर्म।
यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैट्रिक्स एडिशन। तो दोस्तों हमारी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है क्रम विनिमय नियम यानी कि क्यूमुटेटिव लॉ। यदि मैट्रिक्स A तथा मैट्रिक्स B समान कोटि m क्रॉस n वाले दो आव्यूह हैं तो A प्लस B बराबर होगा B प्लस A के। यानी कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए गए हैं जिनकी ऑर्डर सिमिलर है तो वैसे केस में आप चाहे A योग B करें या B योग A करें, आपको बराबर प्राप्त होगा। हमारा अगला गुणधर्म है साहचर्य नियम अर्थात एसोसिएटिव लॉ, जो कि कहती है समान कोटि m क्रॉस n वाले किन्हीं तीन आव्यूहों A, B, C के लिए A योग B योग C बराबर होगा A योग B योग C के। यानी कि जब आप तीन मैट्रिसेस में से A योग B के मान को जोड़ेंगे C के मान में तो आपको प्राप्त होगा वही मान जो कि आप A को जब जोड़ेंगे B तथा C से। हमारा अगला गुणधर्म है योग के तत्समक का अस्तित्व अर्थात एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, जो कि कहती है मान लीजिए कि मैट्रिक्स A एक m क्रॉस n आव्यूह है और O एक m क्रॉस n शून्य आव्यूह है तो A प्लस O बराबर होगा O प्लस A के यानी कि A के। यह है हमारी तीसरी प्रॉपर्टी। हमारी चौथी प्रॉपर्टी है योग के प्रतिलोम का अस्तित्व अर्थात द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, जो कि कहती है मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स Aij जिसका कि ऑर्डर होगा m क्रॉस n एक आव्यूह है तो एक अन्य आव्यूह घटा A बराबर होगा मैट्रिक्स घटा Aij जिसका कि ऑर्डर होगा m क्रॉस n। इस प्रकार का है कि A योग A प्लस माइनस A इज इक्वल्स टू माइनस A प्लस A इज इक्वल्स टू 0, यानी कि आव्यूह घटा A आव्यूह A का योग के अंतर्गत प्रतिलोम आव्यूह अथवा ऋण आव्यूह है। तो दोस्तों ये चार प्रॉपर्टीज हैं आव्यूहों के योग। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो कि है एक आव्यूह के अदिश से गुणन के गुणधर्म। यदि मैट्रिक्स A तथा मैट्रिक्स B समान कोटि m क्रॉस n वाले दो आव्यूह हैं और K तथा L अदिश है तो K गुणे A योग B बराबर होगा KA योग KB के तथा K प्लस L गुणे A बराबर होगा KA प्लस LA के। तो दोस्तों यहाँ से आपको दो प्रॉपर्टी मिल रही है, जो कि है जब आप एक अदिश से गुणा करेंगे दो आव्यूह के योग से तो आपको प्राप्त होगा अदिश गुणे पहला मैट्रिक्स योग अदिश गुणे दूसरा मैट्रिक्स, तथा जब आप दो अदिश अर्थात K और L का योग से गुणा करेंगे एक मैट्रिक्स को तो आपको वो प्राप्त होगा K गुणे मैट्रिक्स A योग L गुणे मैट्रिक्स A। तो दोस्तों ये थी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि एक आव्यूह के अदिश से गुणन के गुणधर्म। तो दोस्तों अब आपने सभी प्रॉपर्टीज को जान लिया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। इन सभी टॉपिक्स पर आधारित प्रश्न आपको आपकी NCERT पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा आव्यूहों पर संक्रियाएं। हम हमारे अगली वीडियो में जानेंगे आव्यूहों का गुणन। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस फिजिक्स वीडियो लेक्चर। फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे हमारा दूसरा अध्याय, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। और इस अध्याय के पहले भाग में हम समझेंगे
स्थिर वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव और बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विभव। तो आइए शुरू करते हैं प्रथम विषय से, जो है स्थिर वैद्युत विभव। दोस्तों, स्थिर वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया न्यूनतम कार्य कहलाता है स्थिर वैद्युत विभव। अब जैसे यहाँ पर इस आवेश Q की वजह से जो स्थिर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, मान लेते हैं कि उसका प्रभाव यहाँ इस वृत्त की सीमा तक है। अब मान लीजिए कि किसी एकांक धनावेश, जिसे यहाँ Q से दर्शाया गया है, इसे अनंत बिंदु से इस विद्युत क्षेत्र के अंदर कहीं किसी निश्चित बिंदु तक लाने के लिए हमें इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध बल लगाना पड़ेगा, या कह सकते हैं कि कार्य करना पड़ेगा, और इस कार्य की मात्रा को ही कहा जाता है स्थिर वैद्युत विभव। आइए अब समझते हैं कि इसका व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक धनावेश Q है, जिसकी वजह से बनने वाला वैद्युत क्षेत्र किसी निश्चित दूरी तक अनुभव किया जा सकता है। इस आवेश से अनंत दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं, जहां से हमें कोई एकांक धनावेश Q से R दूरी पर स्थित एक बिंदु तक ले जाना है। आइए इस बिंदु पर लगने वाले सदिशों की दिशाओं को देखते हैं। दोस्तों, अगर आप R दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा देखें, तो क्योंकि ये क्षेत्र रेखाएं एक बिंदु धनावेश से उत्सर्जित होने के कारण प्रत्येक बिंदु पर बाहर की ओर होंगी, वहीं R दूरी पर स्थित बिंदु के लिए स्थिति सदिश की दिशा भी ठीक वैसे ही बाहर की ओर होगी। यानी दोनों ही सदिशों E तथा dr समान दिशा में है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि किया गया कार्य होता है बल तथा स्थिति सदिश का अदिश गुणनफल, यानी dw बराबर होगा F.ds, और यहाँ पर F है विद्युत क्षेत्र यानी E, जबकि ds है स्थिति सदिश dr। यानी यहाँ पर किया गया कार्य होगा dw बराबर E.dr, या अदिश गुणनफल नियम के अनुसार इसे लिख सकते हैं dw बराबर E dr cos थीटा। दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर E तथा dr एक ही दिशा में है, इसलिए इनके बीच बनने वाला कोण होगा 0 डिग्री, और क्योंकि cos 0 डिग्री होता है 1, इसलिए यहाँ हम cos थीटा का मान रखेंगे 1, और समीकरण बनेगी dw बराबर E dr। अब किया गया कुल कार्य निकालने के लिए हमें इसे करना होगा इंटीग्रेट, और क्योंकि हम एकांक आवेश को अनंत से R दूरी तक लेकर गए थे, इसलिए इंटीग्रेशन की लिमिट भी होगी अनंत से R, यानी समीकरण आएगी इंटीग्रेशन 0 से W dw बराबर इंटीग्रेशन अनंत से R E dr, जिसमें E का मान रखने पर आता है W बराबर इंटीग्रेशन अनंत से R 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R की घात 2 dr। दोस्तों, इसे हल करने पर आता है W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R, यानी R दूरी पर आवेश Q की वजह से विभव V होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R, जबकि अगर अनंत बिंदु पर देखें तो विभव हो जाएगा 0। यानी दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विभव स्थिति सदिश के साथ साथ घटता जाता है। इसके अतिरिक्त विभव एक अदिश राशि होती है। अब मान लीजिए कि हमें एक के स्थान पर आवेशों के निकाय के कारण विभव का मान ज्ञात करना है। तो इस परिस्थिति में मान लेते हैं कि हमारे पास 3 आवेश Q1, Q2 तथा Q3 हैं, जिनके कारण बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करना है। यानी किसी एकांक धनावेश को अनंत से इस बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य कितना होगा, यह हमें ज्ञात करना है। अब मान लीजिए
कि इन बिंदु आवेशों के बिंदु P से स्थिति सदिश R1, R2 तथा R3 हैं। तो सबसे पहले हम एक एक करके इन आवेशों के कारण विभव प्राप्त करेंगे और अंत में इन सभी विभव को मिलाकर यानी जोड़कर प्राप्त होगा बिंदु P पर कुल विभव। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर विभव का मान, जो होगा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R1। इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण विभव होगा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे R2। और ठीक इसी तरह Q3 आवेश के कारण विभव होगा V3 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 बटे R3। अब दोस्तों कुल विभव निकालने के लिए हम इन सभी विभव का योगफल निकालेंगे, यानी V बराबर होगा V1 जमा V2 जमा V3, जिसका मान आता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट Q1 बटे R1 जमा Q2 बटे R2 जमा Q3 बटे R3। आइए अब आज के विषयों पर आधारित एक उदाहरण समझते हैं। आवेश 4 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 7 कूलाम के कारण इससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विभव परिकलित कीजिए। तो दोस्तों जैसे कि हमें प्रश्न में दिया गया है कि आवेश Q जिसकी वजह से उत्पन्न विभव की गणना हमें करनी है वो है 4 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 7 कूलाम तथा R दूरी दी गई है 9 सेंटीमीटर या यूं कहें कि 0.09 मीटर। अब जैसा कि हमें पता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण विभव होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। तो दोस्तों यहाँ पर सभी राशियों का मान रखने और हल करने पर V आता है 4 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट। तो दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो में हमने समझा स्थिर वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव और बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विभव। हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको समझ आया होगा। हमारे अगले वीडियो में हम समझेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव और समविभव प्रश्न। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। हेलो दोस्तों, आशा है कि आप सबको आज पाठ पढ़ने में बहुत मजा आया होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। दोस्तों आज हमने क्लास 10 में त्रिकोणमिति का परिचय पाठ और जयप्रकम पाठ को पढ़ा। क्लास 12 में हमने आव्यूह और स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के बारे में पढ़ा। इन सभी के साथ हमने इन वीडियो पर आधारित कुछ रोचक प्रश्नों को भी बनाया। दोस्तों अब देख लेते हैं कि हम कल क्या पढ़ेंगे। दोस्तों क्लास 10 में हम कल सोशल साइंस के पाठ संघवाद को पढ़ेंगे और इंग्लिश के पाठ डस्ट ऑफ स्नो को पढ़ेंगे। क्लास 12 में हम केमिस्ट्री के पाठ विलयन को पढ़ेंगे और बायोलॉजी के पाठ पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन को पढ़ेंगे।